अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं? आज तकरीबन 2 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले तो ये है कि मैं बीमार रहा रमज़ान से पहले, तो वो गैर हाज़िर रही। उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान के रोज़े और उसमें उसकी तैयारी में वक्त नहीं मिला। फिर उसके बाद ईद आ गई और ईद पे भी उसकी मसरूफ़ियात रहीं, और उसके बाद गर्मी शदीद हो गई। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने कहा चलें आपसे एक मुलाकात कर लें। और जब भी हमारा जो चल रहा था बेसिक ऑपरेटर कोर्स के सिलसिले में, जो तारुफ तो हमारा हो गया था, अब वन बाय वन हम आगे से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम EHS पे बात करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, जो सबसे की चीज़ है। सबसे जो है किसी प्लांट पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट क्या है, और हेल्थ कैसी होनी चाहिए क्या है, और सेफ्टी क्या है, इस सिलसिले में हम आप बात करेंगे इंशाअल्लाह जल्दी। तो इन पीछे ये जो पीरियड गुज़रा है 2 महीने का, इसमें मैं कुछ आपको वीडियो भेजता रहा हूँ AI के प्लेटफॉर्म से जनरेट करके, और उम्मीद है ये आपको पसंद आई होंगी। इसमें आपको हेल्थ ये एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीज़ों को समझ में मदद मिली होगी कि एनवायरनमेंट क्या है और हेल्थ क्या है और सेफ्टी क्या है, किस किस्म की है, और ये कैसी होनी चाहिए। तो आज इस सिलसिले में जो पहला जो है EHS का प्रोजेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे पहले इन्वायरमेंट आती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। माहौल कई किस्म का होता है। माहौल एक जो है वो आपके अंदर का माहौल है, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का माहौल है। ये सारे माहौल जो मिला के इन्वायरमेंट जो है ये तश्कील देते हैं। तो इनको कैसा होना चाहिए, क्या, और इसमें क्या क्या चीज़ को कि आपको एहतियात बरतनी है, और कैसे आपने काम करना है, इस माहौल को कैसे बेहतर करना है, इस बारे में इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में और आइंदा आने वाली वीडियो में डिस्कस होती रहेगी। क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, तो मैं शॉर्ट टाइम वीडियो अभी रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट देखते हैं, एनवायरनमेंट है क्या चीज़। माहौल जो है वो हर आपको एक तरह का प्रोटेक्शन मुहैया करता है आपके काम करने में, आपके इर्द गिर्द के लोगों को काम करने में, और आपके इर्द गिर्द जो स्पेशली लोग हैं आपके माहौल को बेहतर बनाने में ये काम करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो आपका अंदर का माहौल है वो क्या होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर आपके अंदर का माहौल क्या है। आपको ऐसा माहौल चाहिए जो आपको काम करने में मदद दे, आपकी हिम्मत बनाए, आपके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको तकलीफ़ ना हो, और उनको आपकी वजह से कोई ऐसी हर्डल पेश ना हो कि वो आप बेचैनी महसूस करें। इस सिलसिले में अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने काम को समझें कि मैंने क्या काम करना है, उसको सोचें, उसको समझें, उसको डिस्कस करें, उसके बाद वो आप काम करें। तो जो बेजा बहस या बेजा कुछ चीज़ें हैं उससे आप बचें। जो गुस्से को कंट्रोल रखें, बात चीज़ें गलत हो जाती हैं उसमें आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये अंदर का माहौल है। आपको इस माहौल को, काम के माहौल को खुशगवार रखना है। यानी कि आप अगर आप वर्कर हैं तो आप अपने जो सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे पॉजिटिवली डिस्कस करें जो भी करना है। और अगर आप एक मैनेजमेंट में हैं तो आपको आपके वर्कर का लिहाज रखना है, उसकी इज़्ज़त का लिहाज रखना है। अगर वो कोई काम गलत कर लेता है उसको प्यार से समझाना है, उसको डांट डपट के नहीं समझाना,
उससे तरीके से समझाना है कैसे ये काम करना चाहिए था, जैसे आपने गलती किया आइंदा ऐसी गलती ना हो। तो आज वक्त तो आपने मिस्टेक कर दी, चलो ये माफ़ी है, लेकिन अगली दफ़ा आप करेंगे और ये ब्लंडर कहलाएगा, क्योंकि आपको एक दफ़ा समझा दिया गया है। अगली दफ़ा आप अगर कहेंगे ब्लंडर कहलाता है, और ब्लंडर में माफ़ी नहीं होती, उसकी पेनल्टी होती है। तो इस तरह आपने माहौल को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। ये तो आपका हो गया अंदर का माहौल। और आपका एनवायरनमेंट जो जैसे इसी से जो रिलेटिव चीज़ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है, वो भी इसी तरह ही होना चाहिए। आपके जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके मातहत हैं या चाहे आपके वो अफसर हैं, वो उनसे आपका जो ताल्लुक़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो एनवायरनमेंट है प्लांट का, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं हो, किसी किस्म की हलचल ना हो, कहीं आप को जो है ना चलने में, कहीं जाने में दुश्वारी ना हो, कोई फिसलन ना हो। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी हैं। अगर आप को देखते हैं, उसको आप खुद से हटा सकते हैं तो खुद हटाएँ। इसमें आप हेजिटेट ना करें कि जी वो ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये जो है इसी तरह ही चलती है, सबको मिलजुल के काम करना होता है। आप अगर एक बंदे पे छोड़ देंगे जी जी वो काम ये हेल्पर का है या कुछ है, तो वो उसी तरह चीज़ पड़ी रहती है और वो बाज़ औक़ात हादसे का सबब बनती है। आपको कोई चीज़ पड़ी नज़र आई, आपको पता है यार ये ठोकर लग जाएगी, आप उस चीज़ को उठा के साइड पे रख दें। आपको कहीं गंदगी नज़र आई, आप थोड़ा साफ़ कर लें। आप मसलन कोई आपके गेजेज़ हैं, आपको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, इससे अब क्या है कि आप किसी और को बुला के इसे साफ़ करें। आपके पास एक रुमाल या कोई ऐसा कपड़ा होना चाहिए, आप फ़ौरी तौर पे उसको साफ़ करें और उसको देखें। और ये जो इक्विपमेंट की सफाई की ज़िम्मेदारी एक्चुअल जो है वो ऑपरेटर की ही होती है। इक्विपमेंट को कैसे साफ़ रखना है, किस तरह साफ़ रखना है, किससे साफ़ कराना है। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप किसी भी सफाई वाले से या स्वीपर से सफाई नहीं करा सकते, वो आपको खुद साफ़ करना है। वो बहुत से क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, जिसमें बहुत से ट्रांसमीटर्स आपके ऐसे हैं, बहुत से आपकी गेजेस ऐसी ऐसी हैं जिसपे जो लेमैन है उनको काम के करीब नहीं लाना चाहिए। जो टेक्निकल पर्सन है वही उसको सफाई करे, वही उसकी देखभाल करे, वही उस इलाके को जो है उसकी केयर करे। तो ये चीज़ें सारी ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी में है, और ये सब माहौल के अंदर ही शामिल होती हैं। माहौल को कैसे साफ़ रखना है, ये एक ऑपरेटर की ख़ास ज़िम्मेदारी है कि इस एरिया को कैसे साफ़ रखना है। इसमें कोई सी जो पोल्यूशन है उसको कैसे किल करना है। उसमें अगर साउंड लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे आपने बॉदर करना है, या कैसे आपने उसको मिनिमाइज़ करना है। अगर उस वहाँ कोई पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसको आप कैसे वाइप आउट करना है और किस तरह वाइप आउट कराना है। और इसी तरह एयर पोल्यूशन है तो उसको कैसे आपने कंट्रोल करना, ये सब ऑपरेटर की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तो ये तो हो गया आपका जो हो माहौल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आपका माहौल जो आपके इर्द-गिर्द का एरिया है, आपके इलाके में जो लोग रहते हैं, उनको बेहतर माहौल मुहैया करना। इसमें जो ईपीए है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, और उस गाइडलाइंस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं। जो आप जो गैसेस खारिज कर रहे हैं, वो उनकी लिमिट्स क्या है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इर्द-गिर्द के लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रही हैं, या जो फ़ज़ाई आलूदगी में इज़ाफ़ा कर रही हैं, या जो ऐसा आप जो वेस्ट वाटर आप बाहर भेजते हैं, कोई वो ऐसा वेस्ट वाटर जो आबी जानवर हैं उनको लिए जो है वो यानी कि नुकसानदेह तो नहीं है, या जो जानवर वहाँ से पानी पी रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। और इसी तरह जो है आपकी जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट है उसको आपने कैसे ठिकाने लगाना है, उसको आपने कैसे आपको जो है उसके लिए क्या अरेंजमेंट करनी है। मसलन ऐश है, वो इसको ऐश को आपको कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ भेजना है। ये सारी हम बातें इंशाअल्लाह आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले तो हमने अपने अंदर का माहौल और जो प्लांट का माहौल तो तकरीबन डिस्कस कर लिया है
कि आपने कैसे इस माहौल को बेहतर लड़ाई झगड़े से या हार्श बातों से या किसी किस्म की ऐसी चीज़ों से परहेज करना है जो कि आपके और आपके साथियों के लिए तकलीफ का बायस बने। तो सबसे बड़ी बात, और उसके बाद ये है कि आपने कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर रखना है। माहौल का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है कि आपको मसलन कोई चीज़ ऐसे महसूस हो रही है, कोई डेंजरस है या जो ख़तरा है, उसका फ़ौरी तौर पे आप कम्युनिकेट करें और उसको उधर से ख़तरे को ख़त्म करने के लिए अपना उसको तदारुक के लिए अपनी आप जो है उसको तदाबीर करें और अपने बाला को मुतला करें कि ताकि वो उस से जो हर्डल है उससे निजात पा सके। तो ये तो हमारा अंदर का माहौल हो गया। आते हैं जो हमारी जो पावर प्लांट्स में जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो पावर प्लांट जो ख़ास तौर पे फॉसिल फ्यूल जलाते हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी में जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई और जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन गैसेस हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी में देखें तो फॉसिल फ्यूल जो कोयला, तेल और गैस जलाते हैं, फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ आलूदगी पैदा होती है और इससे जो है वो हम जो है मज़ीद अगर आप आगे देखें तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये तेज़ाबी बारिश का बायस भी बनती है और इससे जो सांस के मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो स्मोक और सांस की बीमारियों में जो है ना उसका अहम किरदार है। तो उसको देखना होता है। जैसे आजकल सर्दियों में स्मोक और का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मोक होती है जिसकी वजह से जो है दुश्वारी होती है सांस लेने में भी और आगे चलने में भी। इससे बहुत से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इस दौरान। इसके अलावा पार्टिकुलर मैटर्स ज़रात जो है यानी पार्टिकुलर मैटर कहते हैं ज़रात का जो मादा है वो फ़िज़ा में कितना होना चाहिए, यानी कि कितने ज़रात हों जो कि जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन में करें। इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी मैं आगे चार्ट एक जो है आपको दिखाता हूँ, उस चार्ट से सारे डिस्कस करेंगे। इस चार्ट में क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो चार्ट भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक अहम ग्रीन हाउस गैस है जो मौसमियाती तब्दीली का बायस बनती है। ये ग्रीन हाउस गैस मौसम में तब्दीली का बायस बनती है, यानी कि बारिशों का होना या ना होना, ये सब कुछ इसमें जो है ना ये बहुत असर करती है। ये फ़ज़ाई आलूदगी है ये सिर्फ इंसानों को नहीं, ये जो आपके पौधों को भी नुकसान देती है। बाज़ ऐसी आलूदगी है जो कि पौधों को मुर्दा कर देती हैं या पौधों को जला देती हैं। ये ऐसी आलूदगी है, इसको हमने आगे देखना है, डिस्कस करना है। यानी कि जैसे हमने जिक्र किया था SO2 और नॉक्स, ये जो है ये फ़िज़ा में पानी के साथ रद्दमल करते हुए तेज़ाबी बारिश का बायस बनते हैं और आबी ज़खायर और आबी ढांचे को जो है ये जो मुतासर करते हैं। तो फ़िज़ाई आलूदगी में जो हमने डिस्कस किया उसमें हमारी SO2 हो गई, CO2 हो गई, नॉक्स हो गई और पार्टिकुलर मैटर्स हो गए। और ये जो है ये हम आपको बताता हूँ मैं आपको कि इसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, इस चार्ट को आप देखें। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो स्टैंडर्ड है और इसको हमने कैसे मेंटेन करना है। इससे पहले ये एक चार्ट देख लें। इसमें आपको जो है ना वो जो पोल्यूशन है या आलूदगी है उससे समझने में मदद मिलेगी। ये सबसे पहले नंबर 1 पे देखें आप, एयर पोल्यूशन है। इसमें एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम व्हीकल्स भी शामिल है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी शामिल है, हार्मफुल ऑफ गैसेस फ्रॉम मुख्तलिफ जो है वो
जगह से जो खारिज जो वो भी शामिल हैं, और रेडिएशन स्पिल्स भी एयर पोल्यूशन में शामिल है। आप दूसरे नंबर पे देखेंगे इसमें वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन में आपका रॉ या सीवेज जो रनिंग इनटू जो है स्ट्रीम्स हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पिल्स हैं, इलीगल डंपिंग ऑफ सब्सटेंस हैं, और बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, और फार्म रन ऑफ इनटू वाटर, ये शामिल हैं। नंबर 3 में इनमें सबसे पहले जो है वो इलीगल डंपिंग ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हैं, ऑयल स्पिल्स जो है वो हैं, और डैमेज ऑफ एन डिज़ायर कॉज फॉर्म्स हैं, और अनस्टेबल माइनिंग एंड लॉगिंग प्रैक्टिस है, द यूज़ ऑफ फार्मिंग केमिकल्स है। इसमें आप जब 4 नंबर पे देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है। इसमें है लीटर राउंड ऑन द साइड ऑफ द रोड है, और जो मैनेजेबल सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, नॉन बायोलॉजिकल आइटम्स डंपिंग हैं, और लैक ऑफ द रिसाइकल प्रैक्टिस है। तो ये जो आपको स्लाइड से आपको मदद मिलेगी कि इसमें क्या क्या पोल्यूशन क्या चीज़ है। ये दूसरी स्लाइड आप देखें, इसमें आपको स्लाइड में आपको पोल्यूशन के बारे में इसकी स्केल जो है वन टाइम क्या होनी चाहिए, और 24 टाइम क्या स्टैंडर्ड्स लिमिट्स होनी चाहिए। इसका स्केल जो है वो मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। इसकी जो वन टाइम जो है वो 0.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जबकि इसकी एवरेज जो होनी चाहिए वो 24 आवर की वो 0.15 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सेकंड पे क्लोरीन ले लेते हैं, वो है 0.1 वन टाइम के लिए, और 24 की जो है एवरेज है उसकी 0.03 है। और हाइड्रोजन जो है सल्फाइड है वो उसकी जो है 0.03 है, और 0.01 24 की है। कार्बन डिसल्फाइड है उसकी 0.5 और 0.15, और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हम मेन कंपोनेंट है ये इसमें, इसकी जो वन टाइम है वो 6 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, और जो एवरेज है उसकी 24 आवर की वो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 0.5 से जो 0.5 है वन टाइम की, और 24 की 0.15, और यही नॉन टॉक्सिक डस्ट जो है वो भी 0.5 और 0.15 है। सूट जो है वो 1.15 और 0.05। तो फॉस्फेट पेंटोऑक्साइड फॉस्फेट पेंटोऑक्साइड जो है वो 0.15 और 0.05, मैंगनीज एंड कंपोनेंट जो है 0.03 और 0.01, फ्लोरीन कंपाउंड जो है 0.03 0.01, और सल्फ्यूरिक एसिड 0.3 से 0.1, और इस जो है फिनॉल जो है वो 0.3 से 0.1। और इसके बाद आप नीचे देखें तो ये है आर्सेनिक्स, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्सेनिक्स। इसमें जो है वन टाइम की जो है वो नहीं होने चाहिए, 24.003 इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और लीड ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फीड जो है टटली जो है वो 0.0007 24 आवर की एवरेज होनी चाहिए। मेटालिक मरकरी जो है वो भी जो 24 आवर की एवरेज है 0.0003 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये शीट आपको बताती है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड्स है, हमें कैसे रखना चाहिए। इंशाल्लाह आपको इससे मदद मिलेगी, आप इन्वायरमेंट को बेहतर तौर पे हैंडल कर सकेंगे। और इसके बाद जो तीसरी पोल्यूशन है वो वाटर पोल्यूशन की है। उसमें हम देखते हैं कि उसके क्या है, उसके पैरामीटर्स, उसका यूनिट्स, उसके ELV फॉर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी और ELV फॉर न्यू फैसिलिटीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं pH का। pH जो मेन कंपोनेंट है, यानी कि पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, वो 5 to 9 जो है वो
हमारी जो आप जिसमें इदारे में काम कर रहे हैं तो उसमें 5 से 9 pH होनी चाहिए जो आप बाहर वेस्ट फेंकते हैं। अगर आपका जो प्लांट अभी नहीं लग रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी पीएच जो है 6 टू 9 होनी चाहिए। इस तरह टेम्परेचर पानी का, चाहे वो प्लांट अभी एग्जिस्टेंस है, चाहे वो अभी लग रहा है, उसका टेम्परेचर जो आप आउटफॉल करें, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, तो इसको आपने मेंटेन करना है। इसके अलावा जो बीओडी है, इसका आपको सामने यूं नज़र आ रहा है, mgO²/L। इसका जो लिमिट्स हैं ये होनी चाहिए 100, और अगर आप नया प्लांट लग रहा है तो आपके 25 होनी चाहिए। सीओडी जो है उसकी लिमिट्स भी का यूनिट भी सेम ही है, और इसकी जो लिमिट है वो 250 है एग्जिस्टेंस की, और जो अगर नया लग रहा है वो 125 है। टोटल फास्फोरस मिलीग्राम जो है इसके बाद जो हम देखते हैं वो है टोटल फास्फोरस। उसकी जो यूनिट है mg/L है, और इसकी जो एग्जिस्टेंस जो है वो आपकी जो अगर प्लांट है उसकी 16 होनी चाहिए, अगर नया लग रहा है तो वो उसकी 10 होनी चाहिए। नाइट्रोजन जो है उसकी मिलीग्राम N/L जो है वो 40 होनी चाहिए, और नया प्लांट की 30। सस्पेंड सॉलिड जो है MD/L जो है वो 200 है एग्जिस्टेंस के, और 60 जो हैं वो न्यू के होने चाहिए। और डिटर्जेंट्स जो हैं मिलीग्राम पर लीटर जो है वो 3 होने चाहिए, चाहे वो नया है चाहे वो अभी नया पुराना चल रहा है। फॉर्म बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस इन 100 मिलीग्राम जो वो 2000 होने चाहिए। सल्मोनेल है वो नहीं होने चाहिए, चाहे वो पुराना लग रहा है चाहे वो चल रहा है पुराना है, इसमें ये एब्सेंस होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन जो है मिलीग्राम पर लीटर जो है वो 20 होने चाहिए, और इस फिनॉल इंडेक्स जो है मिलीग्राम पर लीटर जो है वो 0.3 होना चाहिए। ऑयल एंड ग्रीस जो है वो मिलीग्राम पर लीटर 30 होना चाहिए, और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC जो है मिलीग्राम पर लीटर जो है 75 होना चाहिए। अमोनिया जो है NH4, इससे मिलीग्राम पर लीटर 10 होना चाहिए। तो ये वाटर जो पोल्यूशन है इसका चार्ट था। तो इससे अगर हम पोल्यूशन में देखा जाए तो अगर हमने जो डिस्कस किया है फ़ज़ाई आलूदगी को भी और पानी को भी, जो हमारा सॉलिड है उसमें जैसे अब हम फ्यूल जलाते हैं, कोयला जला रहे हैं या RF को जला रहे हैं, तो ये जो राख पैदा करते हैं उस राख को हम में बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं जैसे मरकरी, वो कैडमियम और संख्या जैसे जो हैं वो आलूदगी शामिल होती है। इसको हमने कैसे ठिकाने लगाना है, और इसकी एक जो है इसका कैसे इसको सेव करना है, तो ये एक भी पोल्यूशन है। ये भी एक, इसको भी आपने बहुत एहतियात से जो है इसके लिए काम करना है। इसके प्रॉपर तरीके से इसको स्टोरेज करनी है, और स्टोरेज करने के बाद जब आप डिस्पोज ऑफ करें तो इसका एक लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। उस लाइसेंस अथॉरिटी से जो इसको डिस्पोज करने की मुजाज है उससे आप रब्ता करें, और वो फिर प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। इससे ज़मीनी जो आलूदगी है वो उसमें कोयले की राख भी हम लगा देते हैं। इसकी वजह से जो है वो जो हमारी ज़मीन है वो पोल्यूट हो जाती है। इसमें जो मिट्टी है वो भी पोल्यूट होती है, और उसमें पानी जो है वो भी जो है वो इसमें पोल्यूशन में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम ग्रीन हाउस गैस के बारे में यानी कि CO2 के बारे में बात कर लेते हैं। पावर प्लांट्स ग्रीन हाउस गैस का अखराज का बड़ा ज़रिया है, ख़ासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो मौसमियाती तब्दीली में माउन शामिल होती है, और ये ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती हुई तादाद आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रही है।
जो आप देख रहे हैं दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है और पोल्यूशन बढ़ रही है, आपका दर्जा बढ़ रहा है, जिससे आप के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपको जो है कुछ एरिए में खुश्क साली का माहौल है, कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो बारिशें होती हैं, जो तूफ़ानी बारिशें हैं जो काबू में नहीं आती, सैलाब इसके बायस बनते हैं, उसका तूफ़ान इसका बायस बनते हैं। ये जो CO2 का जो है, ये सारा CO2 का कमाल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सारी मौसमियाती तब्दीली का बायस बनती है। इसको कंट्रोल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो इस प्लांट पे काम कर रहे हैं, चाहे बाहर लोग आम आवाम है, सबकी ज़िम्मेदारी है इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मिनिमाइज़ करें। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें हमारे प्लांट्स भी शामिल हैं, इसमें जो गाड़ी धुआं छोड़ती हैं वो भी शामिल हैं, इसमें जो घरों में फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो लोग फ्यूल जलाते हैं वो भी शामिल है। हर चीज़ जो है वो इसको कंट्रोल करने में, और ख़ास तौर पे आज जो हमारा ये जो किसान भाई हैं, ये फसलों को आग लगाते हैं, यानी कि जो गंदम की फसल कटने के बाद जो उस नीचे रह जाती है, मुर्च जो रह जाती हैं, उसको आग लगाते हैं। उससे ये बहुत ज़्यादा जो है ये पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। और यही जो पोल्यूशन है, ये हमारे जो है वो सांस के मसाइल हैं, जैसे अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस है, ये सारा जो है इसमें शामिल है। ये जो सांस के मसाइल हैं ये भी है, इससे अलावा ये कल्बी मसाइल भी पैदा करती है, यानी कि आप जो है कल्बी मसाइल जो है पैदा होते हैं। इसके अलावा एसाबी और तरक्याती नुकसानात भी इसमें हैं, जैसे पारे जैसी भारी दांतों की नुमाइश एसाबी और तरक्याती नुकसान का बायस बनती है। अभी मैं आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी ज़लज़ले का हल्का झटका महसूस हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज तक के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो से में आपसे मुलाकात होगी, और इसको जो ES का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको जो हम आगे फिर बढ़ाएंगे। जब तक लिए इजाज़त दीजिए। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो टाइम पे मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने इर्द गिर्द के साथियों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।